फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जॉब। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल सेशन जो कि हम लोग देख रहे हैं संविधान के बनाने का आगाज। हमने अभी तक डिस्कस किया था उसके पृष्ठभूमि के बारे में, उन पॉइंट को हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर संविधान की नींव कैसे पड़ी, संविधान से पहले हमारे देश के अंदर कैसे नियम कानून चलता था और उन नियम कानूनों में क्या क्या चेंजेस हुए थे, उन सभी के बारे में जाना था। लेकिन फ्रेंड्स, अब उन पॉइंट को जानना है जिन पॉइंट का जिक्र हमारे संविधान में होता है, अर्थात कि हमारा संविधान जिस पॉइंट से शुरू होता है वो है आपका 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। अब हम लोग जानेंगे भारत सरकार के उन अधिनियमों को जिनसे हमारा संविधान तैयार हुआ है, हमारा संविधान बना है, उस टॉपिक के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए कंप्लीटली हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आज के क्लास में सबसे अधिक आपकी संख्या में लोग शामिल हो सके। आज के सेशन में फ्रेंड्स स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं 1935 के जो भारत सरकार का अधिनियम है उनके बारे में, साथ ही साथ ये सेशन आपका 1947 तक के सभी बातों को, सभी अधिनियम, सभी नियम कानून का डिस्कशन आज के सेशन में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ये सेशन प्रतिदिन सुबह 9 बजे लाइव फॉर्म में आता है, उस समय आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट पे डाउट हो तो आप हमें लाइव चैट में भी बता सकते हैं। हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी, बेहतर से बेहतर कंटेंट्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल कराते रहें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हम सभी क्लासेस के पीडीएफ, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स, उसके अलावा आपके जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एवं नोट्स हैं, सभी कुछ अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपको प्रतिदिन का न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, करंट इवेंट्स, एवरीथिंग्स आर अवेलेबल देयर। सो यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल सीटेट जीएस क्लासेस में राम सर। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेज सेशन। आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान की पृष्ठभूमि पार्ट 4 के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 तक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स 1773 से लेकर, अर्थात कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था वहाँ से लेकर हमने डिस्कस किया था कहाँ तक, वहाँ से हमने डिस्कस किया था 1892 तक के आपके जितने भी केसेस हुए थे, सॉरी फ्रेंड्स 1919 तक के केसेस को हम लोग देख लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि अभी तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1919 तक देख लिए थे। अब बात करना है फ्रेंड्स इसके आगे कि भारत के संविधान में रिलेटेड आपके 3 पॉइंट और बाकी है। एक 1935 का भारत सरकार अधिनियम, दूसरा अगर बात करें फ्रेंड्स तो संविधान सभा जिनका गठन 1946 में हुआ था, और तीसरा भारत सरकार का 1947 का अधिनियम। इन तीनों पॉइंट को भी देखना बाकी है और तीनों पॉइंट काफ़ी जरूरी है अगर भारत के संविधान के बारे में आपको जानकारी चाहिए। अगर ये टॉपिक जानना है तो इनके तीनों के बारे में जानना बिल्कुल जरूरी था। फ्रेंड्स, ये घटना कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, उसकी बात हम करेंगे आपसे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज के सेशन फ्रेंड्स 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। हालांकि 3 बातें तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम 2 बातें जरूर डिस्कस कर लेंगे हम लोग। भारत सरकार का अधिनियम 1935 और दूसरा है आपका संविधान सभा 1946। अगर देखिए अगर टाइम बचा तो उद्देशिका पर भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेंगे। फ्रेंड्स, 1935 की अगर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आने से पहले एक बार एक आपके एम.एन. राय थे। एम.एन. राय एक अच्छे समाज सेवी थे। इन्होंने भारत सरकार से या लोगों से यह मांग रखा कि हमारे देश में एक संविधान चाहिए, वो भी स्वतंत्र संविधान। ये हम बात बता रहे हैं आपको फ्रेंड्स 1934 की, 1934 की बात बता रहे हैं। इन्होंने क्या रखा था, एक सुझाव रखा था
एम एन राय ने कि हमें क्या चाहिए, एक स्वतंत्र संविधान चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इनकी बात को नेगलेक्ट किया, लेकिन 1935 में इस बात को कांग्रेस के जो समुदाय था उन लोगों ने इस बातों को माना कि बिल्कुल सही बात है, और जिनके आधार पे 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपने उद्देशिका पेश की थी। उन्होंने एक उद्देश्य अपनी प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव में कहा था कि देश के अंदर क्या चाहिए, एक स्वतंत्र संविधान चाहिए, और उस स्वतंत्र संविधान के अंदर जो भी नियम कानून होंगे सब हमारे कायदे कानून के अंतर्गत होंगे। उसके क्या उद्देश्य होंगे, उसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं होगी, इन सभी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, उन सभी पॉइंटों को जानेंगे, लेकिन उनसे पहले जब तक ये अपना विचार रखते रखते तब तक आपका क्या हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है कि भारत के संविधान का सबसे मूलभूत इकाई है, क्योंकि 1935 से सबसे अधिक भागों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऐसा क्या चीज था जिनकी खास चीज हमारे संविधान में शामिल है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग 1935 की, अर्थात कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर चर्चा करें फ्रेंड्स, तो इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। टोटल फ्रेंड्स अगर बात करें धाराएं और अनुसूचियां की, तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसके अंदर हमने जैसा कि बताया कि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो फ्रेंड्स एक चीज आप जरा ध्यान दीजिए कि 321 धाराएं जो कह रहे हैं हम, 321 धारा और 10 अनुसूचियां, ये फ्रेंड्स स्टार्टिंग के समय में थी, जिसकी वर्णन हमारी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। अगर बुक आपने पढ़ा होगा तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि 321 धाराएं, 6th एडिशन में पढ़ेंगे आप, तो उसमें वर्णन किया गया कि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे आप शशि थरूर या फिर आपके डी बसु के बारे में कि उनमें उस समय कितनी बातें थी, कितनी लिखी हुई थी, तो उसमें फ्रेंड्स बताया जाता है कि उस समय 451 धाराएं, ठीक है, और 15 आपकी 451 धाराएं और 15 आपके परिशिष्ट थे, ठीक है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट का आपका डिफरेंस है थोड़ा सा, कि एक में कह रहा है 321 धाराएं और दूसरे में कह रहा है 421 धाराएं। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखेंगे आप कि इसमें क्या हुआ कि आगे चल के जो देसी रियासत है उनके लिए कुछ अलग नियम कानून बने हुए थे। जैसे मान लीजिए कि आपका राजस्थान का किला था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, कुछ ऐसे पार्ट थे जिनको विशेष छूट दिया गया था। उन छूटों के लिए अलग से धाराएं, उनके लिए अलग से धाराएं तो फ्रेंड्स उसके लिए कुछ अलग नियम कानून थे, धाराएं थी। इसकी वजह से टोटल 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फॉर्मल वे में अगर ऑप्शन 421 का नहीं दिया हो, 451 का फ्रेंड्स अगर नहीं दिया हो, ऑप्शन में 321 दिया हो, तो इसके बारे में आप 321 और 10 अनुसूची आप उसे टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि वह सिर्फ मौलिक आपके अधिकार के बारे में, अर्थात कि मौलिक जो दस्तावेज में लिखा हुआ है उनके बारे में बात किया जा रहा है। इसलिए दोनों पॉइंट को देख लीजिएगा आप। दोनों पॉइंट के बारे में हमने बता दिया कि किस बुक में कैसा लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर फ्रेंड्स बात करें कि इस धारा के अंतर्गत लिखा क्या हुआ है बात, तो इनके अंदर जो सबसे बड़ी मुख्य धारा जो थी, इनके अंदर जितने भी नियम कानून लगा था वह किसके लिए लगा था? 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 आपके चीफ कमिश्नर के क्षेत्र, ठीक है, और उनके अतिरिक्त जो 37 देसी रियासत थे, इन सभी को मिलकर ये नियम कानून लगे हुए थे। किन पे लगे थे फ्रेंड्स? लगे हुए थे आपके 11 आपके ब्रिटिश प्रांत हो गए, ब्रिटिश प्रांत। उसके बाद क्या हो गया? 6 आपके चीफ कमिश्नरी हो गए, जिसे हम लोग आज के समय में क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो 6 हो गया आपके चीफ कमिश्नरी हो गए, और आपके कितने बच गए? उसके बाद बच गए आपके 37। तो 37 आपके क्या थे? 37 जो थे आपके देसी रियासत थे। तो इन तरह से आपके टोटल मिलाकर आपके कितने हो गए? 11, 6, 17 और 37। 17 और 37 का मतलब हो गया 52, है ना फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, 52 नहीं बल्कि 54, राइट। तो इन सभी के लिए आपके नियम कानून बनाए गए थे, जिसमें टोटल 451 धाराएं और साथ ही साथ 15 अनुसूचियां वर्णित की गई है। तो फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो इसके अंतर्गत जब बात आगे बढ़ती है तो कौन कौन सी बातें मुख्य रूप से आपके इसके अंदर आते हैं वो देखिए।
तो ये तो फ्रेंड्स थे कि इसके अंदर जो था आपका अखिल भारतीय एक संघ बना था, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ग्रुप बना था, उसके अंदर इस फॉर्म में बांटा गया था। लेकिन उसके अतिरिक्त आपके 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में और क्या खास है उनके बारे में देख लीजिए। करे संघ और प्रांत को अलग अलग इकाई के रूप में अधिकार मिल गया था, अर्थात कह सकते हैं कि प्रांतीय स्वायत्ता मिली थी। प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब अब प्रांतीय लोग अपने अकॉर्डिंग हिसाब से नियम कानून जो थे वो बना सकते थे, अर्थात कि प्रांतीय स्वायत्ता मिल गई थी। और इसके लिए क्या हो गई, 3 सूची भी तैयार हो गई थी, एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अर्थात एक ऐसी सूची जिसमें राज्य अपने अकॉर्डिंग काम करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता था राज्य सूची। ठीक है। दूसरी चीज है, जब आपका संघ के अंदर में कोई कार्य होगा तो वह संघ सूची के अंदर में आएगा। और तीसरी जो होती थी समवर्ती सूची। ठीक है, जिसके अंदर में आपका जो आपके राज्य थे अर्थात कि प्रांत थे, और प्रांत के साथ साथ आपके क्या होते थे कि जो संघ थे, दोनों को जब समान रूप से राइट किसी पॉइंट पर अगर मिलता था तो उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था आपका समवर्ती सूची। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इनके अनुसूची। अगर फ्रेंड्स इसमें आगे की बात करें तो उसमें क्या था, 1937 में राज्यों में पहली बार, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सूचियां जो है आज भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, रंग सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के अंदर आपका गवर्नमेंट अर्थात कि जो आपका राज्य के जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। ठीक है, संघ सूची जैसे कि टोल टैक्स वगैरह लगते हैं वो आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची एजुकेशन, हेल्थ, इनसे रिलेटेड कोई बातें होती है तो वो आपके समवर्ती सूची में आते हैं, जो कि आज के संविधान में वर्णित है और वो भी इसी पार्ट की देन है। आइए फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो कह रहे 1937 में राज्य में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या, सरकार अपने ऊपर क्या कहते हैं स्वायत्ता आपको देगी, आपको कहने का मतलब निर्वाचन का मौका देगी, आप उन्हें चुन सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। इसलिए कहा गया कि सबसे पहली बार ये स्टार्ट हुई थी उत्तरदायी सरकार, लेकिन ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, 1939 में यह समाप्त भी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई थी। द्वैध शासन जो अभी के समय में आप लोगों को पता होगा कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में सबको पता होगा। ठीक है, तो आपका तो विधानसभा विधान परिषद आपका 2 फॉर्म में आपका एक प्रांत के अंदर सिस्टम को बांटा गया था। तो वह आपका द्वैध व्यवस्था जो कब लागू हुआ था, वो हुआ था आपका 1935 के अंतर्गत इसे भी लागू किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट और कि 11 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। फ्रेंड्स, ये द्विसदन वाला आपने बात किया राज्यसभा और आपका विधानसभा और विधान परिषद की, तो यह आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था आज भी लागू है। आज भी बहुत सारे आपके देश के आपके बहुत सारे प्रांत में लागू है, टोटल 7 में आपके लागू थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, उनमें से एक जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया है। इस वजह से आपके पास कितने बच गए, सिर्फ 6 बच गए। आप हमारे एक जीके ट्रिक है, जिन जीके ट्रिक में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आसानी से आपको पता हो जाएगा किस क्षेत्र में आपका कहाँ पे आपका अभी भी द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है। तो फ्रेंड्स, इसी एक्ट के द्वारा अर्थात कि 1935 के एक्ट के द्वारा ही यह द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात कि राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की आपकी व्यवस्था की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें क्या रहा है, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पहले क्या था, पहले निर्वाचन की जो व्यवस्था थी सिर्फ धन और संपत्ति के आधार पे था कि किनके पास कितना अधिक धन है, किनके पास कितना पावर है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये पहली बार ऐसा नियम लगा कि महिला को भी, आपका दलित जातियों को भी, इन सभी को निर्वाचन की आपकी क्या मिली, एक चांस मिला, मौका मिला कि अपने अकॉर्डिंग प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। लेकिन ये भी अधिकार सिर्फ आपको सीमित अवसर के फॉर्म में मिला, अर्थात कि सिर्फ 10% मताधिकार आपको प्राप्त हुआ था। ठीक है, अर्थात कि मताधिकार आपको सिर्फ 10% आपको प्राप्त हुआ था। उसके बाद की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण भी इसी के साथ हुआ, अर्थात कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी क्या हुआ, स्थापना हुआ था। 1935 में आपके देश के अंदर ट्रांजैक्शन एवं क्या कहते हैं सभी बातों की साख की निगरानी रखने के लिए आपका एक बैंक, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। और वो केंद्रीय बैंक क्या था हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात कि RBI, जो कि अभी भी चली आ रही है।
फ्रेंड्स अगर आगे की पॉइंट की बात करें तो 1935 में आपका सबसे पहली बार आयोग का गठन हुआ था। पहले सिर्फ लोक सेवा आयोग था, अर्थात कि केंद्रीय स्तर पे आपका काम करता था, लेकिन पीसीएस की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात कि राज्य के स्तर पे जो आपका सेवा आयोग लगता है, सर्विस कमीशन लगता है, वह लागू नहीं किया गया था। लेकिन इसके अंतर्गत उसे भी लागू किया गया है, अर्थात कि लोक सेवा आयोग और प्रांत सेवा आयोग दोनों को आपका एक अलग अलग बना। उसके अलावा एक तीसरा आयोग बना, अर्थात कि सम्मिलित आयोग का भी एक गठन किया गया, अर्थात कि टोटल 3 आयोग बने, एक लोक सेवा आयोग, दूसरा आपका प्रांत सेवा आयोग और तीसरा सम्मिलित आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 फॉर्म आपके तैयार किए गए। उसके बाद एक और चीज है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। हमने देखा था इससे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात चली थी आपका कहाँ पे, कोलकाता में। उसके बाद यहाँ पे संघीय न्यायालय, एक ग्रुपिंग न्यायालय, एक बड़ा सा न्यायालय की स्थापना की बात इसमें अर्थात 1935 में कही गई है। और लास्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बिल्कुल फ्रेंड्स, वही प्रस्ताव की बात कर रहे हैं जिनकी बारे में चर्चा किसने किया था, एम.एन. रॉय ने 1934 में किया था फ्रेंड्स, कि हमें क्या चाहिए, एक स्वतंत्र संविधान की स्थापना चाहिए। तो इन बात को 1935 में कांग्रेस ने माना और इसी बात को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव के रूप में, उद्देशिका के रूप में 1938 में ये प्रस्तुत किया। 1938 में प्रस्तुत किया तो वहाँ के जो आपके वायसराय थे, उनके जो कमेटी थी, उन्होंने क्या कहा, सॉरी 1938 में नहीं फ्रेंड्स, 1940 में। ठीक है, तो 1940 में, जिसे हम लोग अगस्त का आपका प्रभाव के नाम से जानते हैं, इसके फॉर्म में इन बातों को लिया गया था। लेकिन जब वहाँ के आपके क्या कहते हैं, क्रिप्स आए हुए थे, यानी कि क्रिप्स नामक एक आपके संसदीय व्यक्ति आए हुए थे, इन्होंने कहा कि देखिए अभी आपके कार्यों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, आप जो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इस द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा आप सहयोग कीजिए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम आपके लिए क्या करेंगे, एक नई व्यवस्था, एक नई नियम कानून लेकर आएंगे, एक नई विधानसभा का गठन करने की बात हम करेंगे। तो इस बात के लिए, अर्थात कि आपका संविधान सभा के गठन की जो बात कही गई, इन बातों को लोगों ने मान लिया। अर्थात कि द्वितीय विश्व युद्ध कब की बात चल रही है, 1939 से लेकर 1945 तक यह आपका चली थी क्या, द्वितीय विश्व युद्ध। और इसी दौरान 1940 की घटना है, अर्थात कि 1940 में इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग करी थी। तो उनके बातों को कहा कि भाई देखिए, जब ये खत्म हो जाता है, अर्थात कि जब लड़ाई हमारी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब हम आपको, अर्थात कि 1945 के बाद आपको क्या करेंगे, संविधान सभा के गठन का आपका मौका देंगे, या आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। इसी के कारण फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को किसका गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। क्योंकि 1945 तक आपका क्या चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। लेकिन उसके बाद, तो फ्रेंड्स ये थे पॉइंट। अब अगर एक बार आप ब्रीफ में देखिए कि पूरे 1935 के अंतर्गत आपका लागू क्या हुआ था, क्या क्या लागू हुआ था, तो उनके बारे में एक बार मैं ब्रीफ बता दूं कि इसमें पहला चीज की अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ में 11 आपके ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और 37 जो थे देसी रियासत आते थे। दूसरा नंबर चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट बात कही गई कि प्रांतीय स्वायत्तता, अर्थात कि कोई भी राज्य जो होगा वह उनको कानून बनाने का अपना अधिकार होगा, ये सिस्टम लागू किया गया था। तीसरा नंबर चीज, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, 2 भागों में शासन को व्यवस्था को बांटना था, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित, अर्थात कि 2 भागों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। और साथ ही साथ द्विसदनात्मक की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन किया गया था। चौथी बात आपकी बात करें फ्रेंड्स, तो वो था आपका संघीय न्यायालय। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर डेट स्पेसिफिक आपसे पूछे, ईयर पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा, 1937, अर्थात कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में की गई थी। उसके बाद क्या, 1858 में जो भारत परिषद अधिनियम चला था, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जिसमें हमने देखा था कंप्लीट आपका जो नियम कानून था वो विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। और विक्टोरिया ने क्या किया था, देश के अंदर एक सचिव भेजा था, जो देश के अंदर जो सचिव होगा सभी कार्यों को देखता था। तो इसलिए उन सचिव के प्रभाव को नष्ट कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि 1858 के जो आपका
भारत का परिषद अधिनियम था उसे क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिएगा बहुत सारे बुक में इसका मेंशन नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें अर्थात कि परिषद अधिनियम को हटा दिया गया, उसके बाद क्या सबसे बड़ी चीज जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का बढ़ावा दिया। जब हमने कह दिया कि सिर्फ 10% को ही आपको निर्वाचन देने का अधिकार होगा, आपका छोटे वर्ग, महिला और आपके जितने भी छोटे समुदाय होंगे उनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था होगी, तो बताइए सांप्रदायिकता का जनन हुआ कि नहीं हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। एगो पहले ही केस हमारा चला रहा था, कब का 1932 का एक केस प्रॉब्लम चला रहा था सांप्रदायिक अवार्ड को लेकर। सांप्रदायिक अवार्ड को लेकर भीमराव अंबेडकर अलग अपने क्या कहते हैं सोच में पड़े हुए थे कि लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर क्या मिलना चाहिए, सांप्रदायिकता के आधार पर देश में विशेष छूट मिलना चाहिए। लेकिन देश के अंदर विभिन्न भागों में सभी लोगों ने इसका विरोध किया, जम के विरोध किया, और विरोध करने की वजह से सांप्रदायिक अवार्ड को फिर से वापस ले लिया गया, उनके अलग स्तर में पेश किया गया था। लेकिन जब यह आपका 1935 आया तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को और ज्यादा विस्तृत फॉर्म में आपको देखा गया। अब उसके बाद क्या कर दिया गया, इस अधिनियम में एक कमी थी कि इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था। ठीक है, कि किस उद्देश्य से हम सभी कार्यों को कर रहे हैं इनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं था, अर्थात कि एक कमी थी। ये हमेशा क्वेश्चन में आता है और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है कि बताओ कि 1935 की सबसे बड़ी कमी क्या थी और किस रीजन की वजह से 1935 का अधिनियम जो है सफल नहीं हो पाया। तो मेन चीज थी उसमें प्रस्तावना की कमी थी कि किस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम को लागू किया जा रहा है, प्रस्तावना में ये बात आपका मेंशन नहीं था। और उसके बाद आपका नौवां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी आपकी मुख्य बात थी वह थी इस अधिनियम द्वारा आपका जो बड़वा था उसे अपने देश से अलग कर दिया गया था, अर्थात कि इंडिया से बर्मा को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। साथ ही साथ एक और चीज थी कि अदन जो था इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ था, अदन को भी क्या कर दिया गया, इंग्लैंड के औपनिवेशिक जो कार्यालय थे उनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, और क्या कर दिया गया, धीरे धीरे मध्य प्रांत वाले इलाका को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। अर्थात कि हमें 2-4 घाटे बहुत पड़ी हुई है, जिसमें एक नंबर तो बड़वा आपके से दूर चला गया, दूसरे नंबर प्रस्ताव की कमी की वजह से 1935 का अधिनियम पूरा लागू नहीं हो पाया। इस वजह से बहुत सारे ऐसी पॉइंट थी जो 1935 में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, और इन सभी की जिक्र ही इन सभी की कमियों को दूर करने के लिए हमने संविधान सभा का गठन 1946 में किया। उनमें इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग 1946 के आपके संविधान सभा का, जरा ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के गठन की अगर बात करें 1946 की, तो संविधान सभा में क्या खास है वो जरा देखिए। संविधान सभा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो संविधान सभा जो हमारे देश में लागू हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। लेकिन कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था इसका सिस्टम, और कैसे इनके अंदर कितने लोग थे, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि संविधान सभा जो आपका बना था, कैबिनेट मिशन जो था आपका, कैबिनेट मिशन के संतुष्टियों पे, अर्थात कि उनके बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले संविधान सभा का जो गठन हुआ वह 1946 ईस्वी में किया गया था। अब क्या हुआ, संविधान सभा में अगर सदस्यों की टोटल बात करें तो टोटल सदस्य उसमें कितने थे, 389, अर्थात कि 389। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, 389 में कौन कौन थे, तो 292 आपके ब्रिटिश प्रांतों के थे, जबकि 4 चीफ कमिश्नरी के थे, और आपके 93 जो थे वह देसी रियासतों के थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टोटल 389 में से आप क्या कर दीजिए, 292 को अलग कर दीजिए, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रांत के थे। उसके बाद क्या, 4 जो थे आपके केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात कि चीफ कमिश्नरी के एरिया के थे। ठीक है, उसके बाद कितने बच गए, 93 जो थे, अर्थात कि 93 जो थे वो आपकी देसी रियासतों के, अर्थात कि टोटल आपके जो लोगों के संविधान सभा में मेंबरों की संख्या थी वो कितनी थी, 389, जिसमें 292 अर्थात कि 292 जो थे वह देश के अंदर जितने भी ब्रिटिशीय प्रांत थे उसके अंतर्गत के थे, 4 चीफ कमिश्नर वाले थे, और 93 जो थे आपके देसी रियासतों वाले लोग थे। क्लियर है फ्रेंड्स, सब किसी को टोटल मेंबर। अब इनके अंदर बात किया जाए तो जब इतना लोग होगा तो कंफर्म है कि इनकी निर्वाचन की व्यवस्था भी की जाएगी।
हालांकि यह आपका एक फेक रूप में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक आपके 10 लाख पर एक व्यक्ति को चूज किया गया था, अर्थात चुना गया था उनके प्रतिनिधि के रूप में। उसके आधार पर टोटल 389 लोग आपके शामिल हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर बात करें फ्रेंड्स इसमें अगर आगे की बात करें तो मिशन की आपकी जो अनुसार अगर जुलाई 1946 की अगर बात करें तो इसमें सभा का चुनाव हुआ, अर्थात कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त का घटना है, जुलाई में इसका चुनाव हुआ था, अर्थात कि 389 जो मेंबर थे इनका चुनाव कब हुआ था? तो आपका जुलाई में आपका इसका चुनाव हुआ था। अब चुनाव होने के बाद इसमें कौन किसको कितना सीट मिला इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा आपको कर देते हैं। टोटल 389 में से क्या हो गया आपका 292 जो था आपका ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, उसमें से कितना चूज हुए? 292 और प्लस में 4 कमिश्नरी चीफ कमिश्नर, अर्थात कि आपका टोटल प्रांत कितने हो गए? 296 हो गए। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश प्रांत 292 और 4 चीफ कमिश्नर, अर्थात कि आपका ये आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी तो राज्य के अंतर्गत आएगा, इसलिए टोटल राज्य कितने हो गए? 296 अर्थात कि 296 में से आपका 208 जो सीट थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 208 जो सीट था उस पर कौन लड़े थे? कांग्रेस के लिए था, और जो बच जाने वाले थे अर्थात कि 73 जो बन रहे थे आपके 73 पे आपका मुस्लिम लीग और 15 जो थे स्वतंत्र रूप से, अर्थात क्या स्वतंत्र रूप से निर्वाचित आपके लोग थे। टोटल जरा से एक बार काउंट कीजिएगा, एक बार समझिए एक बार पूरी बातों को। टोटल कितना था आपका? 389 में से 296 क्या हो गए आपके केंद्र पर क्या कहते हैं ये आपके देश के प्रांत के स्तर पे था। ठीक है, इस चीज को अगर समझिएगा तो ज्यादा बेटर वे से समझ पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है, इसलिए प्लीज इस चीज को आप जरा ध्यान दीजिएगा। टोटल 296 सीट में से क्या हो गया कि 296 सीट में से 208 सीट पे लड़े थे आपके कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 296 में से 208 पे कौन लड़े थे? कांग्रेस। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स तो 73 अर्थात कि 73 पे कौन लड़े थे? मुस्लिम लीग। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या बच गए? आपके 15 पे लड़े थे आपके क्या अन्य लोग थे, यानी कि अदर्स लड़े हुए थे। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 296 अर्थात कि 208 और 73, ये टोटल कितने हो गए आपके? 81 और 50, टोटल 296। क्लियर हो गया सब किसी का बंटवारा? अर्थात कि 296 जो आपके टोटल थे उनमें से 208 सीट पर कांग्रेस लड़ रही थी, 73 सीट पर मुस्लिम लीग लड़ रहे थे और 15 सीट पर अदर्स लड़ रहे थे। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलिए फ्रेंड्स, किसी को डाउट है इसमें टोटल 296 सीट में तो फटाफट हमें बताइए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनके बीच निर्वाचन हुआ तो क्या हुआ? अब निर्वाचन होने के लिए हो गई, अब निर्वाचन होने के बाद इनमें अलग अलग सीट लोगों को मिले। ठीक है, और उनके बाद जब इनकी जीत हुई तो इनके अकॉर्डिंग जो प्रथम बैठक हुई, पहली बार जो बैठक हुई वह बैठक जाती है आपकी 9 दिसंबर 1946 की, 9 दिसंबर 1946 की। हमने अभी बताया कि आपका जुलाई अगस्त में आपका चुनाव इलेक्शन की बात थी, और उसके बाद दिसंबर में आपका क्या हो गई? पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में आपका क्या है? पुस्तकालय भवन है, अर्थात कि काउंसिल चेंबर के एक पुस्तकालय भवन था, उसमें 9 दिसंबर 1946 को क्या कर दिया गया? पहली बार बैठक हुई, और बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया जाए? एक बड़ी क्वेश्चन थी। इस क्वेश्चन के आपके लिए आपका क्या किया गया? उसमें देखा गया कि सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन है। तो सबसे अनुभवी व्यक्ति उसमें कौन थे? वो थे आपके सच्चिदानंद। ठीक है, अर्थात कि सच्चिदानंद थे वह सबसे ज्यादा क्या थे? अनुभवी थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन जब 2 दिनों तक राय हुआ, लोगों की राय जमी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना ऐसा जाल फेंका कि लोगों ने कहा नहीं जी यही परफेक्ट है, और उन्हें ही क्या कर दिया गया? 11 दिसंबर 1946 को आपके उनके बातों विचारों के हिसाब से आपका क्या किया गया? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में आपका किन्हें चूज कर लिया गया?
संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चूज किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके अस्थायी सदस्य के रूप में चूज किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या हुआ कि जब बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग कहा कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उसके मन में तो कोई और विचारधारा था। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे मन में अलग विचारधारा है, हम उस विचारधारा को मानेंगे, अर्थात हमें एक स्वतंत्र राज्य चाहिए। और स्वतंत्र राज्य कौन चाहिए हमें? तो स्वतंत्र राज्य चाहिए हमें पाकिस्तान। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए, और जिसमें फ्रेंड्स ने इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम दिया, वह पाकिस्तान का नाम भी हमारे देश के राज्यों के नाम के आधार पे दिया कि पाकिस्तान एक शुद्ध और आपका विशुद्ध मुस्लिम आपका एक राज्य बने। उन्होंने कहा कि पंजाब, जरा ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान का नाम इन्होंने कैसे चूज किया था उनके बारे में, कि पंजाब का नाम इन्होंने आपका पाकिस्तान का जो नाम चूज किया इन्होंने, पाकिस्तान, इन्होंने जो ये नाम चूज किया, इसमें पहला जो पा वर्ड था, ठीक है, पा के लिए इन्होंने चूज किया था पंजाब के नाम से। पंजाब से क्या लिया था इन्होंने? पा लिया था आपका पंजाब से। अगर की बात करें फ्रेंड्स, तो की इन्होंने ये लिया था किससे? ये लिया था इन्होंने कश्मीर से, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से इन्होंने ये वर्ड लिया था। और स्थान की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने लिया था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, इस आपके 3 राज्यों को एक साथ मिलाकर वो चाहते थे कि इन सभी क्षेत्र की एरिया जो है इनके अंडर में चली जाए, और वो एरिया कंप्लीट मिलकर किसके अंदर में चला जाए? पाकिस्तान के अंदर में चला जाए, अर्थात कि एक आपका विशुद्ध मुस्लिम राज्य का गठन हो जाए। इस फॉर्म में इन्होंने पाकिस्तान का गठन करने की ऐलान किया था। इस वजह से यह इसमें शामिल नहीं हुए थे। फ्रेंड्स, इन सभी घटनाओं के बारे में जरा सा डिटेल से देखते हैं, एक एक पॉइंट जरा हम देख ले। इसमें क्या जानना हम लोग को, वो देखिए आप। संविधान सभा, अभी बताया हमने, संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? 1946 में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हमने कुल बता दिया आपको 389 थी। भारत के राज्यों के सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाने वाले थे, और यह आपका 9 जुलाई 1946 को, अर्थात कि चुनाव की जो प्रतिनिधि की चुनाव की बात थी वह कब हुई थी? 9 जुलाई 1946 को हुई थी। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट इस पॉइंट पे? किसी को भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 389, और 296 सीटें उसमें क्या थी? ब्रिटिश भारत की थी, जिसमें हमने बताया कि 292 जो थी, 292 ब्रिटिश सरकार की आपके प्रांत थी, और 4 जो थे आपके चीफ कमिश्नरी थे। हम आपको अलग अलग करके इतना डीप में जाके बता रहे, इसलिए प्लीज आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। 292 आपका प्रांतीय क्षेत्र और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, अर्थात कि 4 राज्य, सॉरी 292 राज्य आप प्लस में 4 क्या? 4 केंद्र शासित, 292 राज्य आप प्लस में 4 क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हो गए? 296 सीट। उसके बाद आपका 93 जो सीट था वह क्या था? देशी रियासतों वाले को लोगों को मिला हुआ था, और उनमें से बीच का हिस्सा आपका 93 जो सीट थी वह देशी रियासत में आपको बताया था, आपको राजस्थान हो गया, मद्रास हो गया। इस तरह से जो भी इलाके थे आपके, जो आपके इसके अंडर कंट्रोल में नहीं थे, उनके साथ टाई अप करके ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, उन क्षेत्रों से 93 सदस्य थे। यानी कि आप रफ रूप में कह सकते हैं कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? अब अगर बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक हमने जैसा कि बताया कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के जो आपका कॉमर्स चैम्बर था उसके पुस्तकालय भवन में यह आपकी पहली जो मीटिंग थी वो आयोजित की गई थी। जरा बुक पलट के देख लीजिएगा, जगह का मेंशन आपको बुक में बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, उसमें तो दिया ही नहीं। खैर आपके लक्ष्मीकांत में तो इसका मेंशन ही नहीं है। आप देखिएगा शशि थरूर में थोड़ा सा मेंशन है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक पॉइंट डीप में देंगे, जो कि आपके एग्जाम की क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको कोई डाउट नहीं होगा, यकीन मानिए आप। उसके बाद क्या? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। और अस्थायी रूप में पहले किसे चूज किया गया था? अस्थायी रूप में आपका सदस्य के रूप में सबसे पहले जो चूज किया था वो थे हमारे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद अस्थायी सदस्य के रूप में कौन चूज किए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट इस पॉइंट में?
किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त कर दी गई। अर्थात कि अल्पसंख्यक जो वर्ग था उनके लिए जो स्पेशल सांप्रदायिक छूट थी उनमें क्या कर दी गई, अधिक स्थान देने की जो बात थी उसे कम कर दी गई। और 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चूज कर लिया गया, राजेंद्र प्रसाद को चूज कर लिया गया। फ्रेंड्स ये थे आपके मेन पॉइंट। उसके बाद हम लोग को देखना है उद्देशिका। उद्देशिका के लिए आज का टाइम आपका कम है, इसलिए अगले के पॉइंट में हम उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे। आज का सेशन आप लोग कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट्स जरूर करेंगे, और आपको जो कमी लगे वो उसका भी मेंशन करेंगे। अगर बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कोशिश कीजिए कि आप बने रहें। फ्रेंड्स हम कंटिन्यूस सेक्वेंस वाइज आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी आपके टॉपिक है सभी टॉपिक की आपकी मेंशन करेंगे। शाम को 8 बजे हमारा आता है लाइव सेशन आपका, स्पेशली न्यूज़पेपर का। वह सिर्फ आपका 5 मिनट का सेशन होता है, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ 5 मिनट के सेशन में हम एडिटोरियल, GS4, GS3, GS2, GS1 जो भी पेपर आपके आते हैं, मेंस पेपर में कौन से टॉपिक आपको निकालने हैं उनके लिए हम आपके लिए लाते हैं 8 बजे पूरी एनालिसिस। इसलिए प्लीज 8 बजे के आपका 5 मिनट का सेशन जुड़ना ना भूलें। आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।